हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हम प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन कर रहे थे, कुछ बच गए थे जिसको हम अभी यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। अगला क्वेश्चन था, निम्न में टोचारियन कौन थे? तो टोचारियन किसको कहा गया है? कुषाणों को। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, कुषाण। टोचारियन शब्दावली किसके लिए उपयुक्त हुई है? तो कुषाण के लिए। अगला क्वेश्चन है, शुंग शासक अग्निमित्र निम्न में से किस लेखक की कृति का नायक था? तो आंसर हो जाएगा हमारा शुंग शासक अग्निमित्र का उल्लेख हमें कालिदास में मिलता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कालिदास द्वारा कृति जो है मालविका अग्निमित्र, उसमें ये क्या है? नायक थे। चौथी शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कालिदास द्वारा रचित इस संस्कृत ग्रंथ से पुष्यमित्र शुंग एवं उनके पुत्र अग्निमित्र के समय के राजनीतिक घटना चक्र एवं शुंग एवं यवन संघर्ष का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है कब से? तो कुषाण के समय पर ही मूर्तियों का जो है गांधार कला, मूर्ति कला और जो भी मथुरा मूर्ति कला उसी समय से आई है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ भी हम उसी समय से मानते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा कुषाण काल। आगे व्याख्या यहाँ पर खास नहीं है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? मतलब उड़ीसा का जो कोणार्क है वो किसने बनाया था? रुद्र प्रताप ने, अनंत वर्मन ने, नरसिंह वर्मन प्रथम। तो यहाँ पर नरसिंह प्रथम जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ए सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे यहाँ पर व्याख्या देखते हैं, कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण गंगवंशी। तो यूजीसी नेट में एक गंगवंश भी पढ़ना, तो ये बहुत छोटा सा ही है, जिसके शासक थे नरसिंह प्रथम। ठीक है, तो गंगवंश के जो निर्माण करता थे वो तो अनंत वर्मन, और पूर्वी गंग वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा शासक जो था वो अनंत वर्मन चोडगंग था। उसने 1076 से लेके 1148 तक का राज्य किया। चोडगंग ने पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आज के बाद कोई पूछेगी जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गंग वंश के शासक चोडगंग ने। ठीक है, इस वंश के शासकों ने उत्तरी भारत के मुसलमानों और दक्षिण के बहमनी सुल्तानों के आक्रमण से उड़ीसा व जाजनगर, तो जाजनगर किसको बोलते थे? तो उड़ीसा को ही जाजनगर बोलते थे, की रक्षा की थी और अंतिम समय तक प्रयत्न किया। करीब 14वीं शताब्दी में उड़ीसा पर मुसलमानों ने आधिपत्य प्राप्त किया था। आगे देखते हैं, इंदागई तथा वलंगई क्या है? तो ये है सामाजिक वर्ग है, इंदागई और वलंगई। व्याख्या देखते हैं इसकी। अब ये क्या है? चोल काल में वलंगई यानी दक्षिणी वर्गीय और इंदागई क्या है? वाम वर्गीय। औद्योगिक वर्गीय दो समूह हुआ करते थे। वलंगई जातियां प्रमुखतः कृषक एवं श्रमिक जातियां थी तथा इंदागई जातियां हस्तशिल्पों तथा दस्तकारों की जातियां थी। चोल काल में इंदागई की अपेक्षा वलंगई कहीं अधिक अधिकार युक्त होती थी। वलंगई का प्रभाव दरबार तथा सेना में कहीं अधिक था। इंदागई लोग अपनी जीविका व्यापार तथा दस्तकारी के द्वारा चलाते थे। तो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में नहीं पूछा गया है। तो आगे जितने भी एग्जाम होंगे यूजीसी नेट के, उसमें आने की ज्यादा संभावना है। तो हम वलंगई और इंदागई हम याद रखेंगे कि क्या क्या है और इनके कार्य क्या थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, पट्टिनम थे। तो पट्टिनम क्या थे? तो मंदिर शहर नहीं थे, औद्योगिक शहर नहीं थे, बंदरगाह बिल्कुल थे। पट्टिनम बंदरगाह को कहते हैं और व्यापार केंद्र नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत लिखने वाला
कौन था? तो आंसर हो जाएगा हमारा कुटिनन। कुटिनन जो है उसने महाभारत किसमें लिखा था? संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत कुटिनन ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मानसून की खोज की थी? तो मानसून की खोज करने वाला हिप्पैलस ने की थी। हिप्पैलस। तो ये भी क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया कि मानसून की खोज किसने की थी। हिप्पैलस नामक ग्रीक नाविक ने ईसा की प्रथम सदी में अरब सागर से चलने वाली मानसूनी हवाओं की जानकारी दी, जिससे भारत एवं पश्चिमी एशिया के बीच आवागमन में लगता था। तो मानसून की खोज किसने की थी? हिप्पैलस ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब मरुगन पहाड़ी क्षेत्र के निवासी, वरुण, वणिक, कृष्ण चरवाहे और कोरवई योद्धा। तो जो बी ऑप्शन है वरुण, वणिक, ये मैच नहीं है। बाकी मरुगन जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों के लिए है। कृष्ण चरवाहे, कोरवई जो है वो योद्धा होते थे। बाकी यहाँ पर वरुण क्या है? वैदिक देवता। अगर यहाँ पर वैदिक देवता होता तो हमारा सही हो जाता। आगे यहाँ पर कुछ व्याख्या भी दी गई है। तो जैसे मरुगन पहाड़ी क्षेत्र के निवासी या मरुगन देवता को कहते थे, तो पहाड़ी क्षेत्र के निवासियों को कहो या देवता तो मरुगन है। वरुण वैदिक देवता था। कृष्ण जो है चरवाहे पशु चारकों के उपासक, और कोरवई क्या है? योद्धा होते थे। विजय की देवी यानी करले बहेलिया जाति के उपासक थे। अगला क्वेश्चन है, कुषाण शासकों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो कुषाणों को यूची भी इनको कहा जाता है। ठीक है, अगला व्याख्या देख लेते हैं इसकी। कुषाण शासकों को यूची नाम से जाना जाता है। कुषाण वंश मौर्योत्तर कालीन भारत का पहला ऐसा साम्राज्य था जिसका प्रभाव सुदूर मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान था। यह साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष के समय तत्कालीन विश्व के 3 बड़े साम्राज्य रोम, पार्थिया और चीन के समकक्ष था। अगला है, कुषाण शासक कनिष्क के समय शासन काल में लिखी गई धार्मिक बौद्ध ग्रंथों की भाषा क्या रखी थी? तो यहाँ पर संस्कृत थी। संस्कृत यहाँ पर सही हो जाएगा, पाली नहीं थी। प्राकृत ये तो बौद्ध और जैन के हो गए, और ये सभी तो बिल्कुल भी नहीं, तो संस्कृत यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बाकी व्याख्या देखते हैं। कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में लिखी गई बौद्ध धार्मिक ग्रंथ भाषा संस्कृति। कनिष्क के दरबार में अनेक विद्वान थे। नागार्जुन, अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त महान चिकित्सक चरक भी थे। तो चरक हो गए, अश्वघोष, ये सारी क्या है, एक के क्रम में कभी पूछ लेते हैं, कभी इसका दे दिया या फिर गुप्त काल का दे दिया, तो एक क्रम में मिलाना पड़ेगा कि कौन सा किसके बाद आएगा। तो इसलिए हमें याद रखना है कि चरक जो है कनिष्क के समय आया। चरक जो है कनिष्क के दरबार में क्या था? राजवैद्य था। आगे है चतुर्थ बौद्ध सभा निम्न में से किस शासक के काल में आयोजित की गई थी? चतुर्थ मतलब चौथी, तो हो जाएगा हमारा आंसर कनिष्क। ठीक है, अगला इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी हमें बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए। तो हमारी चौथी जो है कनिष्क के समय, इसकी व्याख्या देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध सभा कनिष्क के शासन काल में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पर हुई थी। इसके अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस बौद्ध सभा में विभीषा शास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया था। तो यहाँ पर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि चौथी बौद्ध संगति में किस का संकलन किया गया था? तो विभाष शास्त्र का जो है संकलन किया गया था। इसमें क्या है, बौद्ध धर्म में 2 संप्रदायों यानी हीनयान, महायान में विभक्त हो गया था। तो महायान क्या है, वो चीन मतलब भारत के बाहर भी फैलता है। तो एक शाखा है जो महायान के नाम से भारत के बाहर फैली हुई है। आगे है अमरावती कला शैली का विकास का काल। यहाँ क्रम मतलब विकास पूछा है, तो हम
ईसा पूर्व 200 से 200 ये गलत है। प्रथम शताब्दी अमरावती कला जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि कब फैली थी, लेकिन इसका समय जो है वो है 150 ईसा पूर्व से लेके 400 ईस्वी तक। इसकी व्याख्या में देखते हैं, अमरावती कला शैली का विकास 150 ईसा पूर्व से 400 ईसा तक था। श्वेत संगमरमर से, अब इसकी विशेषता यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि अमरावती कला की क्या विशेषता है। तो इसमें क्या, सफेद संगमरमर से बनने वाली शैली की प्रतिमाओं का विकास दक्षिण भारत की गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के मध्य अमरावती नामक स्थान पर हुआ था। इसे बौद्ध धर्म से प्रेरणा मिली तथा सातवाहन राजाओं का संरक्षण मिला। इस शैली के प्रतिमाओं में शारीरिक सौंदर्य, मानव भावनाओं की अभिव्यक्ति आदि महत्वपूर्ण है। नासिक, भाजा, बेतसा, कार्ले के बौद्ध चैत्यों तथा स्तूपों पर इसी शैली का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है कि कभी एग्जाम में पूछा जाए कि नासिक भाषा, बेतसा और कार्ले यहाँ पर किस कला किस शैली की प्रभाव हमें देखने को मिलता है, तो हमारा आंसर होगा अमरावती। आगे अब गुप्त काल से गुप्तोत्तर काल देखते हैं। त्रिमूर्ति की अवधारणा का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये जो त्रिमूर्तियां हैं वो अवधारणा कहाँ किस समय से आई थी, तो गुप्त काल से आई थी। ठीक है, तो यहाँ मैंने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब की क्या है, त्रिमूर्ति पूजा आरंभ हो गई थी। आगे यूनानी यात्री हेरोडोटस जो है वो भारत आया था, तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है वो भारत आया था हेरोडोटस। तो इसको क्या बोलते हैं, इतिहास का पिता कहलाने वाले हेरोडोटस ने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस संबंध का वर्णन अनुश्रुतियों के आधार पर किया है। ठीक है, तो ये भारत आया था 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, और इसने अपने जो हिस्टोरिका है इसकी पुस्तक का नाम, और उसने क्या वर्णन किया है, भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने ए होल अभिलेख की रचना की है, तो ए होल अभिलेख की रचना विष्णुगुप्त ने नहीं की, हरिशेन ने नहीं की, बाण ने भी नहीं की थी, रविकीर्ति ने की थी। ठीक है, तो ए होल अभिलेख की रचना रविकीर्ति ने की थी। इसमें चालुक्य नरेश किसका उल्लेख है, चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अगला है, निम्न में से किस शासक ने गुप्त मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत की थी, तो आंसर हमारा श्रीगुप्त नहीं, समुद्रगुप्त भी नहीं है, चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त मुद्रा जो है शुरुआत की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इसका व्याख्या देखते हैं। बाकी चंद्रगुप्त प्रथम ने चंद्रगुप्त कौन सा, ये गुप्त वंश वाला है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम गुप्त मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के चलाए तथा अपने सिक्के पर कुमार देवी का नाम भी लिखवाया था। सोने के सिक्के चलाए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने, जो गुप्त शासक था। ठीक है, तो आप इसको मौर्य शासन से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य लगा हो तब वो चंद्रगुप्त मौर्य वाला है, और चंद्रगुप्त प्रथम मतलब गुप्त शासक है। अगला है, प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग उत्तरापथ। ठीक है, उत्तरापथ पूछ रहा है, किस समय का, वो भी गुप्त काल का। निम्न में से किन स्थानों को जोड़ता था, तो उत्तरापथ किन किन को जोड़ता था, मथुरा और तक्षशिला। ठीक है, तो उस समय के जो भी हमारे व्यापारिक मार्ग थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज इस समय जो यूजीसी नेट के एग्जाम में जो पेपर है वो इसी तरह से व्यापारिक मार्गों से पूछते हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं है, पश्चिम में कौन सा था, उत्तर में कौन सा था, कौन से बंदरगाह थे, पूरब में कौन से थे और दक्षिण में कौन से थे, गुप्त काल में कौन से बंदरगाह थे, मौर्य काल में कौन से थे। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर यहाँ पर मथुरा और तक्षशिला था उत्तरापथ के मार्ग में। आगे व्याख्या यहाँ पर कुछ खास नहीं है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर, अब यहाँ पर
पश्चिमी तट पूछा है, अवस्थित नहीं था। तो यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जो पश्चिमी तट पर होंगे, तो मोटुपल्ली नहीं था, ठीक है। मुजिरिस यहाँ पर था, और सुपरक भी था, और कल्याणम भी था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखते हैं भारत, ये सारे के सारे जो जिस पे सही का टिक है, जैसे मुजिरिस, सुपरक एवं कल्याण भारत के पश्चिमी तट, मतलब पश्चिमी तट जो है बंदरगाह अवस्थित थे, ठीक है। तो एक वीडियो ऐसा होगा जो कि बंदरगाहों से रिलेटेड, क्योंकि इस समय जो है इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो कोशिश करूंगी कि वो भी क्या है सारे मैप के अनुसार आपको समझाया और पढ़ाया जा सके, ताकि आप क्या है यूजीसी नेट का पेपर आसानी से निकाल के ले जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त पूर्व काल में निम्न में से कौन ऊनी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। अब यहाँ पर गुप्त काल के पूर्व काल पूछा है, और वो भी उत्पादन केंद्र का प्रमुख केंद्र, मतलब ऐसा कौन सा राष्ट्र या फिर कहें क्षेत्र जहाँ पर क्या है ऊनी वस्त्र ज्यादा होता था। तो ऊनी वस्त्र कहाँ पर होता था, गंधार में होता था, ठीक है। तो गंधार अब अफगानिस्तान में है। पूर्व गुप्त काल में ऊनी वस्त्र का उत्पादन, मतलब सबसे ज्यादा ऊन कहाँ पर मिलता था, तो अफगानिस्तान में मिलता था। आगे निम्न में से कौन एक अभिलेख लौह स्तंभ पर पाया गया है, ये यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेहरौली, हाँ मेहरौली प्रशस्ति यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक के बारे में निम्न में कौन जानकारी देता है। प्रथम गुप्त शासक तो इत सिंह देता है, ठीक है। पहला गुप्त शासक श्री गुप्त था, उसी के नाम पर क्या है गुप्ता वंश जो है चला है। तो श्री गुप्त वंश का संस्थापक था, जिसने 240 से 280 ईसा तक शासन किया। श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीगुप्त स्वतंत्र शासक न होकर किसी के अधीन शासक था, क्योंकि उस समय महाराज की उपाधि सामंत को प्रदान की जाती थी। इत सिंह इसके बारे में जानकारी देता है कि इस चीनी यात्री ने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय की भारत की यात्रा मतलब स्थिति की क्या किया था, इत सिंह ने वर्णन किया था। तो उस समय इत सिंह आए हुए थे और उन्होंने क्या श्री गुप्त के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा। अगला है गुप्तोत्तर काल में कारासानन है क्या, तो एक प्रकार का भूमि चार्टर था। कारा तो एक समझ में आ गया कि भूमि से रिलेटेड था, कृषि से संबंधित, अभी हमने पहले पढ़ा था कि कृषि से संबंधित कर, तो कारा मतलब भूमि हो गया, शासन जो हो गया वो चार्टर हो गया, ठीक है। तो ये किस समय गुप्तोत्तर काल में था। अगला है निम्न में से किसने बारबरा गुफा अभिलेख में अपने पिता को सामंत चूड़ामणि के नाम से उद्धृत किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अनंत वर्मन ने बारबरा गुफा अभिलेख में अपने पिता के सामंत चूड़ामणि के नाम से उद्धृत किया है। किसने, अनंत वर्मन ने। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निम्न में से किस शासक के दरबार में थे। हरिभद्र किसके शासक के दरबार में थे, तो आंसर हो जाएगा हमारा धर्मपाल, ठीक है। तो यहाँ पर धर्मपाल हो जाएगा, हरिभद्र जो है वो धर्मपाल के शासन में थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आवाज की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो है मध्यकालीन भारत से संबंधित होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।